Have a nice day, respected all teachers and my dear friends. BRC हेल्पलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि PFMS पोर्टल पर आपको पेमेंट से रिलेटेड सारा काम कैसे करना है। BRC पे जो भी पेमेंट से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं उन सभी का समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए पसंद आएगी और अगर इसमें कुछ कमी हो मेरे समझाने में तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या कमी है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि BRC पर आए दिन PFMS पोर्टल के माध्यम से पेमेंट करना है, इस चीज़ के बारे में बताया जाता है और ये आदेश भी आ चुका है कि ये सभी SMC के लिए अनिवार्य है। इसलिए अगर हमें किसी SMC का किसी स्कूल का पेमेंट करना है तो हम उसका पेमेंट कैसे कर सकते हैं फुल एंड फाइनल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे सामने एक ये बिल है और इस बिल का कोई ये इंडिविजुअल अमाउंट है। इस अमाउंट का मुझे पेमेंट करना है इस फर्म के लिए। अब देखिए जब ये फर्म है तो इसका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि GST नंबर ऑलरेडी बिल पर दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर ये कोई व्यक्ति होता तो शायद GST नंबर नहीं होता तो फिर हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो आइए मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि इस बिल का हम पेमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी स्कूल का जो हमें पेमेंट करना होता है तो हमें कुछ चीज़ें बड़ी अनिवार्य चाहिए होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑपरेटर ID, जी हाँ, UPPI 4x0 444122 और फिर हमें इसका पासवर्ड चाहिए होता है। ऐसे ही अप्रूवर की ID और इसका पासवर्ड चाहिए होता है। इसके बाद फिर हमें किसका पेमेंट करना है तो वेंडर का नाम चाहिए, उसका अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड। वेंडर आपका 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं और हमें प्रत्येक वेंडर का अपने अकाउंट में मैप करना है या फिर उसे ऐड करना है। तो सर्वप्रथम मुझे अगर पेमेंट करना है इस बिल का तो मैं कैसे पेमेंट करूँगा। देखिए ये विशाल बुक डिपो है। मैं इसका सबसे पहले ये सर्च करूँगा, अपना ID PFMS पोर्टल पे ओपन करना होता है। जैसे मैंने ये pfms.nic.in ओपन किया और यहाँ पर मैंने अपना वही ID डालना है जो कि मेरे विद्यालय का है। ID और पासवर्ड डालेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा और जब ये लॉगिन हो जाता है तो ये इसका इंटरफेस है, आप देख रहे हैं। इसमें किसी SMC के लिए जब भी कोई काम करना होता है तो वो ऑपरेटर ID में करना होता है। तो ये ऑपरेटर की ID है और आप लोगों को इसके बारे में पता कर लेना चाहिए अगर नहीं पता है कि जो आपको 2 ID दी जा रही हैं उनमें से ऑपरेटर की ID कौन सी है और अप्रूवर की ID कौन सी है। तो देखिए ये ऑपरेटर की ID यहाँ पर ओपन हो चुकी है और इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि मुझे जिसका पेमेंट करना है वो मेरे वेंडर की लिस्ट में है या नहीं है। तो सर्वप्रथम हमें जाना होगा मास्टर्स में और मास्टर्स के बाद आता है वेंडर्स। वेंडर्स में हम मैनेज पे जाएंगे सबसे पहले और मैनेज पे जाकर के हम, जैसे मुझे ये बिल जो मैंने दिखाया विशाल बुक डिपो का पेमेंट करना है तो मैं यहाँ पर इसका अकाउंट नंबर डाल के पहले इसे सर्च करूँगा कि ये अगर पहले से मौजूद होगा वेंडर बना हुआ तो मुझे इसकी डिटेल्स भरनी नहीं पड़ेगी और ये मुझे मिल जाएगा। लेकिन वो कैसे मिलेगा, मैं विशाल बुक डिपो का अकाउंट नंबर मुझे चाहिए होगा जो कि यहाँ पर ये मुझे मिला हुआ है वेंडर की तरफ से अकाउंट नंबर। तो मैंने ये सिंपली इस नंबर को यहाँ से कॉपी किया और मैं अपनी ID में जाकर के जो मैनेज वेंडर है यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आता है ये
सर्च क्राइटेरिया, फिर है वेंडर का नेम, फिर है यूनिक कोड, फिर है अकाउंट नंबर। तो हम इस अकाउंट नंबर वाले सेक्शन में अकाउंट नंबर पेस्ट कर देंगे और हम सर्च करेंगे। जब हम सर्च करेंगे तो देखिए अभी हमें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब हम ऊपर से सर्च क्राइटेरिया को चेंज करते जाएंगे एक एक करके। पहला तो लगा हुआ था, इसमें कुछ नहीं आया। अब हम इसे क्लिक करेंगे, अभी भी देखिए कुछ नहीं आया। फिर हम तीसरा क्लिक करेंगे, देखिए वेंडर्स नॉट मैप्ड विद मी, इस वाले ऑप्शन में जब हमने इसे सर्च किया तो ये मिल गया। जो हमने अकाउंट नंबर डाला ये दर्शाता है कि ये अकाउंट नंबर पहले से ही PFMS पोर्टल पर मौजूद है। आपको दोबारा से ये ऐड नहीं करना है, आप सिंपली इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे मैप कर देंगे। मैप वेंडर्स जब आप कर देंगे तो ये विक्रेता किसी और ने बनाया था, ऐड किया था, लेकिन अब ये आपका भी विक्रेता बन गया है, आपका भी वेंडर बन गया है। तो मैंने इसे यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैंने इसे मैप कर दिया। अब देखिए प्रोसेसिंग हुई और इसके बाद इसने दिखाया सेलेक्टेड वेंडर बेनिफिशियरी मैप्ड सक्सेसफुली। ये मैसेज आना बहुत ही ज़रूरी है। जब ये मैसेज आ जाएगा तो अब ये आपकी वेंडर की लिस्ट में आ गया है इनका नाम। चेक कैसे करेंगे, फिर से हम मास्टर्स में जाएंगे और मास्टर्स में जाने के बाद वेंडर्स और मैनेज, जब मैनेज में जाएंगे तो यहाँ पर हम तीसरे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, लगाएंगे, तो वो वेंडर आपका जो आपने मैप किया है वो आपका दिखाई पड़ेगा। ये देखिए वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाई अदर्स, ऐसे वेंडर जिनका रजिस्ट्रेशन किसी और ने किया लेकिन आपने मैप किया, वो नाम ये है। एक तो डायमंड फर्नीचर, ये पहले से इन्होंने ऐड कर रखा था, मैप कर रखा है, और एक ये विशाल बुक डिपो। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर ये देखिए बैंक स्टेटस जो दिखाई पड़ रहा है, कॉलम नेम, वेंडर टाइप, अकाउंट होल्डर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यूनिक कोड, बैंक नेम, अकाउंट नंबर्स, IFSC कोड, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड डेट, ये वेंडर क्रिएटेड बाय किसके द्वारा बनाया गया, कौन सी डेट में बनाया गया। ये देखिए ये जो डायमंड फर्नीचर नोमन भाई करके रजिस्टर्ड फर्म है, इसका वेंडर 19/12/2017 में बनाया गया था, ठीक है। और इसका बैंक का स्टेटस दिखा रहा है सक्सेस इन बैंक, और ये दिखा रहा है अकाउंट स्टेटस एक्टिव, अर्थात ये सक्सेस इन बैंक है। तो इसका मतलब है कि हम इसे कभी भी पेमेंट कर सकते हैं और वो पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन जब हम कोई नया वेंडर बनाएंगे तो यहाँ पर सक्सेस इन बैंक की जगह पर आपको पेंडिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा और वो नेक्स्ट वर्किंग डे में सक्सेस हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। गलत है तो रिजेक्ट होगा, सही है तो सक्सेस होगा, ठीक है। तो ये दोनों वेंडर जो हैं इस आईडी पर सक्सेस इन बैंक दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम इनमें इन दोनों में से किसी का भी जस्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो पहला काम आपने क्या किया, वेंडर को चेक कर लिया। चेक करने का मतलब है मैंने अकाउंट नंबर डाला, सर्च किया, सर्च करने के बाद जब वो मुझे मिल गया विशाल बुक डिपो, तो मैंने उसे क्लिक किया और मैंने उसे मैप्ड कर लिया तो वो हमारी मैपिंग की लिस्ट में आ गए, जहाँ पर ये लिखा हुआ है वेंडर मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाई अदर, अर्थात ऐसे वेंडर जिन्हें मैंने मैप तो नहीं किया है, जिन्हें मैप तो मैंने कर लिया है लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन किसी और ने किया है। कोई बात नहीं, आप उनकी डिटेल्स भी आपके लिए उसका फ़ायदा मिल जाता है जब आप उसे मैप कर लेते हैं। आइए अब आगे बताता हूँ। मुझे ये विशाल बुक डिपो का पेमेंट करना है, इन्हें मैंने अपने वेंडर की लिस्ट में मैप कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा जो पेमेंट है, हमें जो दूसरा ऑप्शन है, देखिए मैंने एक चीज़ आपको बता दूं कि इस पूरे PFMS पोर्टल में आपके काम के सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं। लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर आता है मास्टर्स, ठीक है। मास्टर्स में जाकर के वेंडर्स में आपको जाना पड़ेगा बार बार। जब आप वेंडर्स बनाएंगे, नया पेमेंट करेंगे, तो आपको मास्टर्स में जाके वेंडर्स में जाके देखिए ऐड न्यू या फिर मैनेज। नया वेंडर बनाएंगे तो ऐड न्यू करना पड़ेगा, मैनेज में हम उन्हें देख पाएंगे या हम सर्च कर पाएंगे
क्लियर हो गया ये। इसके बाद फिर अगला जो हमारा पेमेंट करने का इसमें ऑप्शन है वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में जा कर के हम ऐड न्यू करेंगे, ठीक है, किसी भी पेमेंट को करने के लिए। तो हमारा वेंडर बन चुका है, अब हम आगे पेमेंट करते हैं। देखिए ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि ये क्रिएट एक्सपेंडिचर डिटेल्स करके ओपन हो गया है हेडिंग, और इसमें लिखा हुआ है स्कीम। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप स्कीम का जब चुनाव करेंगे तो यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन 3667 यूपी, पूरे यूपी का जो शिक्षा विभाग है उसके लिए यूपी 113 इस वाले ऑप्शन का चुनाव करना है, आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो एसएमसी का हम लोग पेमेंट करते हैं डीपीओ के माध्यम से, उसका हम यूपी 113 हमारी वो स्कीम है जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की हुई है। तो हमें यहाँ पे कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हमें ये देखना है कि समग्र शिक्षा और समग्र शिक्षा यूपी 113 और 9164 इन तीनों में से सिर्फ ये यूपी 113 इस वाली स्कीम का चुनाव करना है। जब आप इस स्कीम को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपका अकाउंट नंबर अपने आप ही शो होने लगेगा, आप देख पाएंगे और आप अपनी लिमिट भी देख पाएंगे। ये देखिए 49,300 रुपये टोटल अवेलेबल अमाउंट। तो अगर आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है तो फिर आगे ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट आता है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं डालना है, बैंक अकाउंट अपने आप आ गई है। और एक्सपेंडिचर डन फॉर किसके लिए हम कर रहे हैं, वेंडर्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डालेंगे वेंडर का नाम, ठीक है। तो वेंडर का नाम हम डालेंगे सेलेक्ट वेंडर, और यहाँ पर हमें पेमेंट करना है विशाल बुक डिपो का, है ना। ये दोनों वेंडर आ गए जो मैंने मैप किए हुए थे, विशाल बुक डिपो। देखिए ये मैप ये आ गए। फिर यहाँ पर हमें लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर, ये वो नंबर होता है जो हम पहला पेमेंट करते हैं। जैसे कि अभी हमारा जो पहला पेमेंट हम करने जा रहे हैं विशाल बुक डिपो के लिए, उसके लिए हमने जो स्वीकृति लेटर बनाया है, जो आदेश बनाया है, वो इस फॉर्मेट में बनाया है, आप देख पाएंगे, जिसमें दिया गया है पत्रांक SSC 01 22-23 9/11/2022। तो ये पत्रांक नंबर है, यही नंबर हम अपना वहाँ पर ऐड कर देंगे जहाँ पर लिखा हुआ है लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर। तो लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर क्या था, SSA/01, क्योंकि पहला पेमेंट है तो 01, और जब हम अगला पेमेंट करेंगे तो हम यहाँ पर 02 कर लेंगे, फिर 03, 04, हर बिल का अलग अलग नंबर डालते जाएंगे। जैसे पत्रांक पड़ेगा वही पत्रांक का नंबर यहाँ पर पड़ जाएगा। ये हमने पेमेंट कब किया है, 2022, और हम यहाँ पर डैश लगा सकते हैं 23। तो ये हमारा पत्रांक नंबर पड़ गया SSA 01 2022-23, ठीक है। ये हमारा पत्रांक नंबर पड़ गया, और इसके बाद हमें यहाँ पर वही पत्रांक सेलेक्ट करना है। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, और जो हमारा पत्रांक दिखाई पड़ रहा है उसकी लोकेशन आपको पता ही रहेगी। तो उस लोकेशन में हम ये जो हमारा बना हुआ फॉर्मेट है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, एक बार फिर से दिखा दूं, ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट आपको बना के रख लेना है अपने विद्यालय के नाम से, और फिर उसी फॉर्मेट पे आपको हर जैसे ही आप जिस बिल का पेमेंट करेंगे उसकी एंट्री करते जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप और क्लियर कर लें साथ ही साथ, कि जैसे यहाँ पर ये नंबर 1 में विशाल बुक डिपो है, अगर विशाल बुक डिपो के एक से अधिक बिलों का पेमेंट करना है तो आप यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 में अलग अलग उसका किस कार्य के लिए कितना पेमेंट का बिल है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और नीचे कुल योग में टोटल कर सकते हैं, और सबका पेमेंट एक साथ हो सकता है। शर्त क्या है कि वेंडर एक ही होना चाहिए,
ठीक, तो अब मैं इसके लिए अपलोड करता हूँ वेबसाइट पे हम लोग जहाँ काम कर रहे थे, PPA01 मैंने इसका एड्रेस डाल दिया है और मैंने इसे ओपन किया तो ये अपलोड करना है और इसे मैंने अपलोड कर दिया। अब देखिए ये यहाँ पर आप देख पाएंगे अपलोडेड सेक्शन लेटर PPA01.jpg। आप यहाँ पर JPG या PDF दोनों फॉर्मेट में अपलोड कर पाएंगे, बस उसका जो साइज़ है वो 4 MB से ज़्यादा का ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ये ऐड करने के बाद फिर यहाँ पर आता है सेक्शन डेट। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेक्शन डेट वही होती है जो हमारे लेटर पे, जो हमारे ये स्वीकृति आदेश पे पड़ी होती है, जिस दिन हम पेमेंट कर रहे होते हैं। ये जिस दिन का हमारा ये बना हुआ होता है यही डेट हम डालते हैं, 9/11/2022। तो हम यहाँ पर डालते हैं सेक्शन डेट 9/11/2022 और एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट है वो भी अगर आज ही की तारीख में कर रहे हैं तो वो सेम डे के ही रखनी है। एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट, कौन से दिन पे आप ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये डेट समान भी हो सकती है और सेक्शन डेट पहले की भी हो सकती है, क्योंकि हमें जब बिल मिला था फिर हमने उसका नोट शीट और उसकी स्वीकृति आदेश बना लिया था। इसके बाद पेमेंट करने हम बाद में किसी दिन बैठते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट हमारी वही होनी चाहिए जो आज की है रनिंग, और सेक्शन डेट वो यहाँ पर डालेंगे जो हमने ये अपलोड किया है लेटर उसमें पड़ी हुई है, वही डेट यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर उसका अमाउंट डालेंगे कि हमें कितने बिल था, कितनी अमाउंट का बिल था जिसका हम पेमेंट करने जा रहे हैं। तो वो था 5, जैसे मेरा इसमें दिया हुआ है 5,053 रुपये, तो मैं इसी अमाउंट के लिए यहाँ पर फिल करूँगा 5,053 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर ये किस काम के लिए था नरेशन में, तो मैं एक सिंपली लिख दूँगा स्टेशनरी के लिए, ETC कर दूँगा, ETC। वाउचर नंबर हमें कुछ नहीं डालना होता है। इसके बाद यहाँ पर हमें स्कीम कंपोनेंट में स्कीम का चुनाव करना होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, जो गलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट कोड पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर लिखना होगा स्कूल, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे कंपोजिट स्कूल ग्रांट, और जब इसे हम सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कुछ बोल्ड तरीके से लिखा हुआ आ रहा है कंपोजिट स्कूल ग्रांट। बस यही आपकी वो ग्रांट है जिसका आपको चुनाव करना है। इसका कोड होता है F.01.18। इस आपका चाहे PS हो, चाहे UPS हो, चाहे कंपोजिट हो, लेकिन ग्रांट का नाम एक ही रहेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें विशेष रूप से। जब आपने ग्रांट का सिलेक्शन कर लिया फिर यहाँ पर आपको रेवेन्यू लगाना है। आपको कैपिटल कभी नहीं लगाना है, आपको रेवेन्यू लगाना है। परसेंटेज पे आपको लिखना है 100 और एंटर कर देना है। जब आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपका अमाउंट दिखाई पड़ेगा जो कि आपने फिल किया है। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर एंटर नहीं करना था आपको अभी, नहीं तो फिर ये उस चीज़ को कंप्लीट समझ लेता है और कंप्लीट होता नहीं है। तो मैं रैंडमली एक बार फिर से आपको वो सब कुछ दोबारा लगा के दिखाता हूँ। स्कीम का चुनाव किया, बैंक अकाउंट अपने आप आ गया। एक्सपेंडिचर में हमने वेंडर सेलेक्ट करना है और वेंडर के बाद फिर हमें यहाँ पे वेंडर का नाम, जैसे इनका मुझे था विशाल बुक डिपो का पेमेंट करना था, इनका नाम मैंने सेलेक्ट किया। लेटर नंबर SSA 01 2022 23
और फिर हमने यहाँ पर उस फाइल का चुनाव किया जो हमने स्वीकृति आदेश बनाया था ये, और इसे हमने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद सेक्शन डेट, चूँकि ये आज की ही सेक्शन डेट थी और आज ही हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ये दोनों डेटें समान रहेंगी। यहाँ पर टोटल अमाउंट वही रखना है जो हमारे बिल में दिया गया है। जैसे 5053 है तो 5053 यहाँ पे लिखेंगे और नरेशन में लिखेंगे फॉर स्टेशनरी ETC। और फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट स्कीम कोड के लिए जब सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपोजिट स्कूल ग्रांट और इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये आ जाता है F.01.18। इस ग्रांट को लगाएंगे, चाहे आपका BS हो, UPS हो या कंपोजिट हो। और यहाँ पर फिर हमें रेवेन्यू क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है 100। इसे हम ऐड करेंगे, एंटर नहीं करना है, यहाँ पर ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो ये देखिए आपका अमाउंट दिखा रहा है यहाँ टोटल अवेलेबल अमाउंट 49300। ठीक है, अब जब आप ये 5053 का पेमेंट करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम पर फिर ये लेस होकर के दिखाएगा टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट आप सिर्फ यहीं पर देख सकते हैं। इसे मैंने क्लिक कर दिया और फिर मैं इसे सेव करता हूँ।